अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ जा रही होगी। जब से मैं नहीं बात कर रहा था, अब बात कर रहा हूँ। हमने कल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हयात कसीदा निगारी और मतन की तदरीस व तफ़हीम को पढ़ा था, और बीच में अचानक मुझे जाना पड़ा, जैसे कि मैंने आपको इत्तला कर दिया था। अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर से उसी सबक को दोहराएंगे और आगे हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के सवानही अहवाल कवायफ। आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, वरना जो है कि मैं बहुत दिमाग का सख्त हूँ। ज़्यादा अगर हाजिरी करेंगे मैं निकाल दूँगा। पढ़ाई कीजिए, एकदम लगिए कि 6 महीना आपको इसमें टाइम देना है, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, खाली हाथ आप यहाँ से ना जाएँ। आइए, कर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713, कहीं कहीं 12, 11, कहीं कहीं 6 भी लिखा है, तो उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन यहाँ लिखा है 1712 में 13 में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। ये बात आपको याद कर लेनी है, लिख लेनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आवाज़ मेरी जा रही है? एक मतलब कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं इनके आबाव अजदाद बुखारा से हिंदुस्तान तिजारत की गरज से आए थे। बुखारा से आए थे। कहाँ से आए थे? बुखारा से आए थे। ठीक है, आगे आ जाइए। पेशे के एतबार से इनके आबाव अजदाद फ़न सिपह गरी में महारत रखते थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सौदा के वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी दिल्ली में पैदा हुई। ये नाम याद रखिएगा, सौदा के वालिद का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, जो पेशे से एक ताजिर थे। सौदा की तालीम और तरबियत दिल्ली में ही हुई। उन्होंने अपने ज़माने में राइज उलूम के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। फ़ारसी ज़ुबान पर कमाल हासिल होने की वजह से उन्होंने शेरगोई का आगाज़ फ़ारसी शायरी से किया। अब हम पे सवाल अगर ये आ जाएगा, सौदा ने अपनी शायरी का आगाज़ किस ज़ुबान से किया, तो किससे किया बताइए? फ़ारसी से किया, याद रखिएगा। फ़ारसी शायरी में इनके उस्ताद सिराजुद्दीन अली ख़ान आरसू थे। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि सौदा के फ़ारसी उस्ताद कौन थे? सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू सौदा के फ़ारसी के उस्ताद थे, याद रखिएगा। ये सवाल ग्रुप में बनाकर पूछिए। किसी का कॉल आया था, अंजुम का आया था या किसका आया था, उनका अच्छा मशवरा था। पहले यही काम मैं करता था, लेकिन देखिए 22-24 लोग क्लास में, 4 लोग ज्वाइन किए हैं, तो इसीलिए उतनी तबीयत अजीब सी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, कामयाब भी 4-5 ही लोग होते हैं, तो अपने पर ध्यान देना है। अब ये सवाल आप पूछ लीजिएगा अपने दोस्तों से क्लास के बाद कि सौदा के फ़ारसी उस्ताद का नाम बताइए। सबको ये मालूम है कि सौदा के 4 उस्ताद हैं, लेकिन ये पूछ लीजिएगा कि सौदा के फ़ारसी उस्ताद, तो आप देखिए, जब पूछेंगे सौदा के फ़ारसी उस्ताद, तो ये यहाँ हो जाएगी दिक्कत। यहाँ दिक्कत हो जाएगी बताने में कि सौदा के फ़ारसी उस्ताद कौन है। सौदा के फ़ारसी उस्ताद कौन है बताइए, कमेंट कीजिए। और ये सवाल जो है ना, इसी में छुपा हुआ है। इसका दूसरा मिसरा देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू। अब एक सवाल ये बनता है, किसके कहने पर सौदा फ़ारसी से उर्दू की तरफ आए, तो इसका जवाब भी सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू ही है, याद रखिएगा, ख़ान आरजू। ख़ान आरजू के बाद सौदा ने पहले सुलेमान कुल्ली ख़ान दाद और फिर शाह हातिम की शागिर्दी इख्तियार की, याद रखिएगा। इसी तरह करेंगे सौदा की इब्तदाई हालात के बारे में अगरचे ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इस बात के पुख्ता शवाहिद मिलते हैं कि सौदा ने अपना बचपन ऐशो इशरत के साथ गुजारा। ये बात, अच्छा, ये बात लिखने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अब कोई ये गुफ्तगू करे सौदा के तंगी का, तो कहा जाएगा नहीं, सौदा की ज़िंदगी कैसे गुजरी थी? ऐशो इशरत में गुजरी थी। लिहाजा ये नहीं कह सकते हैं कि सौदा की ज़िंदगी जो है बहुत तंगी में गुजरी। ठीक है, चलिए।
इंतकाल के वक्त सौदा के वालिद अच्छी खासी दौलत छोड़ गए थे। जाहिर सी बात है, मालदार जो लोग होते हैं उनके बच्चे ऐशो इशरत करते हैं। जिसको सौदा ने यार बाशी में, ये बहुत अच्छा जुमला है, कल भी समझाया था यार बाशी क्या होता है, कल समझाया था मिसाल देकर, आज भी यार बाशी दोस्ती निभाने में। उसके बाद माशी तंगी के बाइस फ़ौज में मुलाजिमत कर ली, लेकिन बहुत जल्द फ़ौज की मुलाजिमत से दस्तबरदार हो गए। सौदा की तबीयत बचपन से ही शेरगोई की तरफ माइल थी। होता है फितरी तौर पर, कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोगों को खेलने का शौक़ है, और कुछ लोगों का कुछ बुनने का शौक़ है, कुछ लोग कपड़ा सिलने का शौक़ होता है, लेकिन हालात बदल लेते हैं। हर आदमी के साथ एक सा मामला नहीं होता। तो सौदा के बारे में कह रहे हैं, शेरगोई से ही शौक़ था, और चूँकि सौदा का मामला क्या था, शेरगोई में शौक़ था, और साथ ही साथ क्या था कि घर से तो मालदार थे, साहब सरवत थे, लिहाजा अपने ख्वाब की तकमील में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। आ जाइए। कर लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो शेरगोई की तरफ मरकूज़ कर ली, और वह अपना बेशतर वक्त, अब ये याद रखिएगा कि इनकी किन लोगों की सोहबत में वक्त गुजारते हैं। बसंत खान ख्वाजा सिरा, अहमद अली ख़ान और इमादुल मुल्क, ये 3 नाम आप याद रख लीजिएगा। ये उस्ताद नहीं है, सोहबत बता रहे हैं कि उनकी सोहबत में गुजारते थे। उस्ताद का नाम ऊपर आया है। उनका ज़्यादातर वक्त उमरा व रुआसा की सोहबत में गुजरता था। इंसान जब मालदार होता है तो उसी हिसाब से सोचता भी है, इसलिए तबीयत में शान व शौकत और रईसाना वज़ादारी पैदा हो गई, और कई रईसाना औसाफ उनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गए। मौसीकी में दिलचस्पी रखने के अलावा उनका अहम शौक़ कुत्ते पालने भी था। ये याद रखिएगा, सौदा को किस चीज़ से दिलचस्पी थी? मौसीकी से, और इसके अलावा कुत्ता पालने का शौक़ था। आखिरी अय्याम तक सौदा के पास कई आला नस्ल के कुत्ते मौजूद थे। चूँकि इनके अलावा और दीगर शुअरा के साथ हम पढ़ते हैं तो कोई शराब पीने का शौक़ रखते थे, कोई जुआ खेलते थे, हैं, कोई इश्को माशूक का मामला था, कोई जो है कि इल्म नुजूम से जिनका गहरा ताल्लुक़ था। तो इस तरह कभी कभी पूछ लेते हैं इम्तिहान में कि बताइए इनके जो आदतों के बारे में बताइए, इनकी पढ़ाई लिखाई अदबी खिदमात के अलावा कुछ आदतें बताइए। ये सवाल आता है, ये भी अदब का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है। सवाल जैसे आप पूछते, कंपनी में जाते हैं, पूछे आपका है हॉबीज़ क्या है, यानी आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, ये सवाल आम है। तो देखिए, तो सौदा को क्या है कि शेर व शायरी के अलावा मौसीकी से दिलचस्पी थी और कुत्ता पालने का शौक़ था। इसको कापी में लिख लीजिएगा, जहाँ जहाँ निशान लगा रहा हूँ। आ जाइए। करे सौदा मुहज़्ज़ब, शरीफ, खुश अखलाक और खुशगुफ्तार इंसान थे, जिसकी वजह से उमरा और रुआसा के दरमियान उन्होंने बआसानी अपनी एक जगह बना ली थी। जिंदा दिली, यार बाशी और दोस्त नवाजी, कितने अच्छे जुमले हैं। देखिए, जिंदा बाशी, जिंदा दिली, यार बाशी, दोस्त नवाजी। कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए आपका जिंदा दिली का सबूत दिया उसने। आपके साथ कोई अच्छा काम कर रहा है या किसी खुलूस के साथ कोई काम कर रहा है, क्या कहते हैं, अगर वहाँ जुमला इस्तेमाल करते हैं आप कि जिंदा दिली का सबूत दिया है उसने, या यारबाशी निभाया है उसने, यानी अपना याराना निभाया है, दोस्त नवाजी की है। तो ये सब जुमले धीरे धीरे आप अपने इस्तेमाल में लाइए ताकि ज़ुबान अच्छी हो, है ना। उनके अहबाब का हल्का वसी हो गया, यानी दोस्ताना जो रवैया था, मिलजुल जो लोग थे उस साथ बढ़ गए उसमें। अपने ज़माने के अक्सर छोटे बड़े शुअरा से उनके मरासिम रहे, लेकिन इन सारी खूबियों के बावजूद सौदा खुददार और एक इंतहाई नाजुक मिजाज भी थे। खिलाफ तबाह कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी के सबब सौदा के अपने मुआसरीन से अदबी चश्मक भी रही है। जो इंसान, थोड़ा मैं बताऊं कि अपनी तबीयत के हिसाब से चलता है, वो हर बात में हामी नहीं भरता है, तो जाहिर से बात है उसके हमासरों में कुछ लोग उसकी हिमायत में होते हैं, कुछ लोग उसके मुखालफत में होते हैं। तो जो मुखालफत में होते हैं, इसका मतलब अच्छा, मुखालफत की एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप हमारी ज़ाती ज़िंदगी मत आइए। ये अदबी चश्मक में ये क्या होता है, अदबी चश्मक इस ज़ाती चश्मक नहीं लिखा है, ये भी याद रखिएगा। यानी कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, पेश कर रहे हैं, उससे हमको इत्तफाक नहीं है, उसके अलावा हम सोच रहे हैं, उसके अलावा हम लिख रहे हैं चीज़ों को, ये समझिए। अदबी चश्मक का मतलब यही है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके अलावा मैं समझ रहा हूँ, उसके अलावा चीज़ों को देख रहा हूँ। और उन्होंने अपने हमसर शुअरा की हजविये लिखी हैं, जिनमें मीर तक़ी मीर, मीर गुलाम ज़ाहिद, मिर्ज़ा फ़ाखिर मकी, क़यामुद्दीन क़ायम और नुदरत काश्मीरी वगैरह शामिल हैं। तो
अब 2-4 नाम कम से कम याद रख लीजिए आप, किन किन के हज लिखी है सौदा ने। मीर तकी मीर के भी लिखी है, मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद का भी हजविया कसीदा लिखा है, मिर्ज़ा फ़ाखिर मकी का लिखा है, क़यामुद्दीन क़ायम और नुदरत काश्मीरी वगैरह के हजवियात लिखी हैं। ठीक है। करें सौदा के ज़माने में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के मुतवातिर हमला, मुतवातिर हमला कहते हैं मुसलसल हमला को। मुतवातिर हम आप लोग कहते हैं ना कि आपके सर कितना अच्छा बोलते हैं, तो कितना अच्छा बोलने के लिए कितना अच्छा पढ़ना पड़ता है। तो हमारे यहाँ क्या है, कमी है पढ़ने की। अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो ये सारे जुमले हमारे ज़ुबान पर क्या हो जाएंगे, तो ये जारी हो जाएंगे। ये सारे जुमले हमारे ज़ुबान पर जारी हो जाएंगे, ये सारे जुमला हमारे ज़ुबान पर रट जाएंगे। जब जुमले रट जाएंगे तो बोलेंगे तो खुद ब खुद जुमले हमारे ज़ुबान पर अच्छे जुमले आएंगे। तो अब देखिए, सौदा के ज़माने में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के मुतवातिर हमलों के अलावा रोहेलियों, मरहटों, जाटों और सिखों के हाथों दिल्ली बर्बाद हो रही थी। हर जगह कत्ल गारत गरी और लूट मार का बाजार गर्म था। दिल्ली के अबतर, अबतर कहते हैं ख़राब, अबतर कहते हैं ख़राब। जैसे आप देखते हैं मिसाल के तौर पर आसाम, असम क्या है, अभी कुदरती आफत से जो है उसकी हालत जो है अबतर हो गई है। अगर अबतर को आपको इस्तेमाल करना जुमले में क्या कहेंगे, अभी आसाम का जो सूरत हाल है, कुदरती आफत की वजह से आसाम की सूरत हाल अबतर हो गई है। कारण दिल्ली के अबतर सियासी और माशी हालात की वजह से अहले हुनर और शुआरा दिल्ली छोड़कर दूसरी जगहों पर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। होता है आमतौर पर, जिनमें खान आरजू, मीर तकी मीर, क़यामुद्दीन क़ायम, कलंदर बख्श जुरात। जुरात का नाम इम्तिहान में कई मरतबा पूछा गया है कि जुरात का असल नाम क्या है, तो याद रख लीजिएगा कलंदर बख्श जुरात। ये सवाल इम्तिहान में आया हुआ है कि जुरात का असल नाम क्या है, कलंदर बख्श जुरात। गुलाम हमदानी मुसहाफ़ी, इंशाउल्लाह खान इंशा और सादत यार खान रंगीन जैसे शुआरा शामिल थे, याद रखिएगा। दिल्ली के नासाजगार हालात के सबब सौदा भी इमादुल मुल्क के साथ फर्रुखाबाद चले आए। यहाँ नवाब अहमद बख्श खां के दीवान मेहरबान खान रिंद की सरकार से वाबस्ता हो गए। मेहरबान खान, अच्छा ये अब याद रखिए कि कहाँ किसके दरबार से वाबस्ता हुए, ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल हमसे जब पूछते हैं तो हमें नाम याद नहीं होते हैं, चूँकि अब समझ में नहीं आता। चूँकि 2-4 नाम जो बहुत मशहूर है, मिसाल के तौर पर जो आसिफुद्दौला हैं, शुजाउद्दौला हैं, इस तरह के जो नाम हमको याद है, चूँकि ये इतना मशहूर है कि सवाल इसको छोड़कर कोई और बनाते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ फिर से एक मरतबा देखिए हमारे साथ, कह रहे हैं दिल्ली के नासाजगार हालात के सबब सौदा भी इमादुल मुल्क के साथ। एक तो सवाल आपको ये लिख लेना चाहिए कि सौदा दिल्ली से किसके साथ निकले थे बाहर, इमादुल मुल्क के साथ। कहाँ गए थे, फर्रुखाबाद। ये सवाल अपने आप में बहुत मशहूर है और आज से यानी पिछले से पिछले इम्तिहान में ये सवाल इसी तरह से आया हुआ था, दिल्ली से पहले कौन निकला था। इस तरह सवाल हमारे यूजीसी नेट में पेपर में आ चुका है, तो इसको गौर से लिख लीजिए कापी में। सौदा दिल्ली से निकले थे, इमादुल मुल्क के साथ फर्रुखाबाद आए। ठीक, एक सवाल, बल्कि इसको बनाएगा 3 सवाल बनेगा। सौदा निकले, किसके साथ निकले, इमादुल मुल्क के साथ निकले, कहाँ गए, फर्रुखाबाद। ठीक, अब यहाँ मतलब यहाँ से मतलब ये है कि फर्रुखाबाद नवाब अहमद बख्श खां के दीवान मेहरबान खां के सरकार से वाबस्ता हो गए। ये याद रखिए, इसको भी याद रखना है कि सौदा फर्रुखाबाद में किसके दरबार से वाबस्ता हो गए। अब यहाँ ऑप्शन में दोनों रहेगा, नवाब इबादुल मुल्क के दरबार से, नवाब अहमद बख्श खां के दरबार से, या मेहरबान खान रिंद के दरबार से। बताइए, तो बताइए, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग। नवाब अहमद बख्श खां, फिर गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। नूर रईस का जवाब सही है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि एक मिसाल दे रहा हूँ, चलिए, कुतुब मुश्तरी में भी आप लोग पढ़े होंगे कि वहाँ के सरदार के मुलाजिम का बेटा। तो अब देखिए, मिसाल के तौर पर मेरे ताल्लुक़ से कोई ये कहे कि मेरे अब्बू का नाम है सफ़रुल इमाम, ठीक है, सफ़रुल इमाम का लड़का मुज़फ़्फ़र इमाम की निगरानी में काम हुआ। तो अब कहा जाएगा किसके निगरानी में काम हुआ, तो सफ़रुल इमाम का नाम नहीं आएगा, किसके नाम में आएगा,
मुजफ्फर इमाम की निगरानी में काम हुआ। बात समझ गए? अब इसको फिर से समझिए आप, चूँकि यहाँ समझने में गलती नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ यानी फर्रुखाबाद नवाब अहमद बख्श खां के दीवान मेहरबान खां रिंद की सरकार से वाबस्ता हो गए। तो अब फिर से बताइए कि जब फर्रुखाबाद में इमादुल मुल्क के साथ जब सौदा गए थे तो किसके दरबार से वाबस्ता हुए थे, किसकी सरकार से? तो लोग बताइए। अब तो समझ गए होंगे ना, मिसाल लेकर समझा दिया हूँ। सब लोग बताइए ना, एक आदमी मैसेज कर रहे हैं। चलिए मैं देखता हूँ कौन कौन लोग ज्वाइन हुए हैं, बताइए सब लोग। सवाल का जवाब बताइए। सवाल तो आपने सुन लिया ना, ये सवाल आ सकता है आपको। सब लोग कमेंट कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। थोड़ा वक्त से ज्वाइन कीजिए, लेट से ज्वाइन करते हैं तो आपका ही नुकसान होता है, जब तक बातें कहीं निकल जाती हैं। ठीक है, हम देखते हैं तो लोग क्यों भाग जाते हैं। अभी हम देखने गए दो 3 लोग भाग गए हैं। चलिए ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिए। चलिए आइए यहाँ हो गई बात। अब आगे चलिए। कह रहे हैं कि मेहरबान खां खुद शायरी का ज़ौक़ रखते थे। बताइए मिसाल के तौर पर आपको जो चीज़ पसंद हो और आप जिसके यहाँ मेहमान ठहरें उसको भी वही चीज़ पसंद हो, तो क्या मज़े की बात हो जाएगी हैं। जैसे किसी को कॉफ़ी पसंद हो, चाय पसंद हो, और जिसके यहाँ मेहमान ठहरें आपको शर्म आ रही है, पता नहीं कहूँगा चाय बनाने के लिए, बारिश का दिन है, परेशानी होगी, कहूँ नहीं कहूँ, कहीं नहीं कहूँ नहीं कहूँ, अपना शौक़ अपने ज़ौक़ को जो अपने दिल में रखे हुए हैं, और पता क्या चला कि जो है कि वो खुद तलब कर रहे हैं कि मुझे भी चाय का शौक़ है, तो आपको खुशी दोबारा हो जाएगी ना भाई, तो बिन मांगे मेरी मुराद पूरी हो गई। तो कह रहे हैं जिसके दरबार से वाबस्ता हुए थे मेहरबान खां खुद शायरी का ज़ौक़ रखते थे, चूँकि शायरी का ज़ौक़ सौदा भी रखते थे, और आले फ़न की कद्र करते थे। उन्होंने सौदा को हाथों हाथ लिया। कह रहे हैं सौदा को हाथों हाथ लिया। यहाँ सौदा ने कई साल फरागत और इत्मीनान के साथ गुजारे। हाथों हाथ लेना का मतलब होता है बहुत इज़्ज़त व तकरीम की। इसके बाद सौदा शुजाउद्दौला की दावत पर फैज़ाबाद चले आए। याद रखिएगा, अब ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं सवाल बनाता हूँ, गौर कीजिएगा सवाल कैसे बनेगा आपसे। एक सवाल ये बनेगा कि सौदा ये सवाल बनेगा कि सौदा किस जगह से फैज़ाबाद का रख्ते सफ़र बांधा था। सौदा ने किस जगह से रख्ते सफ़र बांधा था फैज़ाबाद की तरफ। तो अब ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। एक ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन फर्रुखाबाद, और चौथा ऑप्शन अजीमाबाद। बताइए, खूब ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। फर्रुखाबाद। चलिए एक बात। दूसरी बात, किस नवाब के यहाँ से या किसके सरकार को छोड़कर, किसके सरकार को अलविदा कहकर फैज़ाबाद गए थे सौदा? मेहरबान खान रिंद के सरकार को छोड़कर। ठीक, 2 सवाल। एक सवाल और बना रहा हूँ। सौदा फैज़ाबाद किसकी दावत पर गए थे? सौदा फैज़ाबाद किसकी दावत पर गए थे? शुजाउद्दौला के। तो इस तरह सवालात अगर आप हमारे साथ रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सही लगेगा। मन करेगा ज्वाइन करेंगे, मन करेगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा काम इस तरह। ठीक है, आगे आ जाइए। नवाब शुजाउद्दौला ने 200 रुपये माहनामा मुकर्रर किया। तो ये भी याद रखिएगा, ये सवाल तो नहीं आता है पैसे, चूँकि पैसा वाला मामला जो है इसमें इख्तलाफ होता है, बहुत लोगों की राय अलग अलग होती है, जो आसिफुद्दौला के ज़माने में भी जारी रहा। बादशाही से पता चलता है कि आसिफुद्दौला की सरकार से सौदा को 6000 रुपये सालाना मिलते थे। बादशाही से मतलब इसमें अभी बहुत हतमी फैसला नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। इस तरह सौदा ने दिल्ली से लेकर लखनऊ की एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने कभी माशी तंगदस्ती का सामना नहीं किया। ये एक इनके साथ बहुत अच्छी चीज़ है कि इनको माशी तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन गालिब का देख लीजिए, मीर का देख लीजिए, ये लोग तंगदस्ती का शिकार हुए। इसी तरह वली को तंगदस्ती का शिकार नहीं होना पड़ा। जब नामुवाफिक हालात की वजह से उनको दिल्ली छोड़कर फर्रुखाबाद का रुख करना पड़ा, उस वक्त भी उनकी आसाइशें मयसर रहीं। अभी ऊपर पढ़ा ना कि नवाब रिंद खान को भी वही चीज़ पसंद थी, कौन? शायरी। तो उन्होंने भी खूब इनका इस्तकबाल किया। इसके बाद 1775 में शुजाउद्दौला के इंतकाल के बाद उनके फ़र्जंद नवाब आसिफुद्दौला जानशी हो गए। आसिफुद्दौला ने जब दारुस्सल्तनत फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया तो सौदा भी लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। अब सवाल आ जाएगा
कि सौदा फैज़ाबाद से लखनऊ किसके साथ गए थे, किसकी सल्तनत में गए थे, बताइए। यहाँ 2 सवाल मैं बना रहा हूँ, आपको देखिएगा। आसिफुद्दौला एक सवाल, दूसरा सवाल, किसने शुजाउद्दौला का सल्तनत फैज़ाबाद से आसिफुद्दौला मुंतकिल किया? आसिफुद्दौला ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सौदा ने भी लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली और लखनऊ ही में 27 जून 1781, याद रखिएगा, 27 जून 1781 ईस्वी में उर्दू के इस अजीमुशान शायर का इंतकाल हुआ, जिन्हें इमामबाड़ा बाकर अली में दफनाया गया। अब देखिए इसमें है, अगर आप ईमानदारी से पढ़े होंगे तो 10-20 सवाल मैंने बना दिया है। हाँ हेलो, हाँ बस अलैकुम, हम बात करते हैं, पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक, वालिद साहब का फ़ोन आता है तो हम काट नहीं सकते बीच में, ठीक है। मुझे लगता नहीं काटना चाहिए, इख्तिसार के साथ इत्तला कर देना चाहिए कि मैं मसरूफ़ हूँ या जो भी हूँ, लेकिन काट देना थोड़ा सा मेरा अपना मानना है। चलिए, तो समझ गए ये पूरा पैराग्राफ? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? इस दोनों पैराग्राफ में सौदा के सवानिही कवायफ और हालात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? किसी को भी पूछना है पूछ लीजिए, इसको देख लीजिए। ये इम्तिहान के लिए जो मैंने 20-25 सवाल इसमें बताए हैं, इस इम्तिहान के लिए बेहद अहम बताएं। इसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपको गाइड में नहीं मिलेंगे। माइक खोलने को, माइक नहीं खोलिए, माइक बंद कर लीजिए। रेशमा कुछ पूछना चाह रही हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर हम कहना ये चाह रहे थे ना कि 1713 यहाँ लिखा हुआ बताया था ना और आपको, यहाँ ये सवाल मैं आपको ये 1712 सवाल मैं थोड़ा आपको बता लेट, चुका हूँ। सुनिए, अब ये गौर, आप गलत है। गलत नहीं है, फिर वही बात। अभी मैं आपसे पूछूंगा, गलत नहीं बता पाएंगे आप। जी सबसे पहले जी माइक बंद कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। माइक बंद कीजिए। जी, मुझे याद है कि 1712। नहीं, आप माइक बंद कीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। जो लोग शुरू से ज्वाइन हैं उनसे पूछिए क्या बताया था मैंने। आप लेट ज्वाइन की, एक बात, लेट ज्वाइन की है ना? जी 2 फिर मिनट हो गया, मतलब थोड़ा हो गया था। ये तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, चूँकि मैं, देखिए मैं भी आपके साथ हम उम्र हूँ। माइक बंद कर लीजिए आप। मैं आपका हम उम्र हूँ, मैं अपने आप को बहुत उस्ताद नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से अगर किसी को कहिएगा सर आपने पढ़ाया गलत है, तो वहाँ आपको शायद खजालत महसूस करनी पड़ जाएगी महफिल में। आप सबको बता रहा हूँ, सीखिए। अगर आप होते भी ना तो इसका तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा तरीका बता रहा हूँ। एक तो आप लेट ज्वाइन की, जो मैं बता चुका था, फिर मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको आगे के लिए सिखा रहा हूँ ताकि स्कूल, प्रोफेसर, महफिल में कहीं जाएँ तो दिक्कत ना हो। इसमें इख्तलाफ है, मैंने बताया, कहीं कहीं 1706 भी लिखा है, 1712 भी लिखा है, मैं बता चुका हूँ। तो ये आपको गलत नहीं कह सकते हैं, इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। गलत इसलिए नहीं कह सकते, जब जैसे हम गलत कहेंगे फ़ौरन हमको दलील देना पड़ जाएगा। इस तरह के जो भी अदब में तारीख हैं, जैसे हम गलत नहीं कर सकते। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ ख़यालात हैं, एक राय ये भी है। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में गलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, फ़ौरन हम पर लाजिम हो जाएगा कि हम दलील दें। रेशमा समझ गई बात को? मैसेज कीजिए, बोलना नहीं है, ये सीखिए। और जैसे हम कहेंगे कि नहीं सर ये गलत है, गलत का लफ्ज़ जैसे इस्तेमाल किया हम पर वाजिब हो जाएगा कि हम अब उस गलत को साबित करें और साथ ही साथ दलील दें सही के लिए। तो इसमें हमने बताया कि इख्तलाफ है इसमें। और किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए। आपने लेट से ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने आपको तंबीह किया, चूँकि आप इस ग्रुप का प्रॉपर हिस्सा हैं। जब हिस्सा हैं तो वक्त से पहले ज्वाइन कीजिए। एग्ज़ाम में एक ही आता है, एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं आता है कि जैसे अगर ऑप्शन भी होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि चारों देंगे। ऐसा 1-2 मिसाल बता दीजिए, आप नहीं है, उसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो करीब तर होगा, उसको लगाइए। जैसे मिसाल के तौर पर एक मरतबा आया था हज़रत मुहानी की पैदाइश वफ़ात, तो अब जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक NCERT में आप देखेंगे तो 1875 है। हम लोग पहले से याद किए हैं, 1880 याद किए हैं ना। तो फ़ानी, हाँ फ़ानी की पैदाइश कितना है, 1879। तो उसमें तरतीब लगानी थी, उसमें दिक्कत हो रही थी। तो अब उसमें हम देखें, उस इम्तिहान को जब हमने दिमाग लगाया कि नहीं तो आगे पीछे हो रहा है,
तो उस तारीख ने, उस इम्तिहान ने हमको तय कर दिया फैसला करने पर कि नहीं, अब हसरत मोहानी के पैदाइश वफात NTA जो इम्तिहान कराती है वो 1875 मान रही है। अब किसी को और कुछ पूछना है पूछ लिए। कुछ चीज़ें मैंने बताया, तो चलिए मैं एक बार तो फिर से सवाल कर लेता हूँ आप लोगों से। मिसाल के तौर पर ये बताइए कि सौदा के फ़ारसी के उस्ताद कौन थे, बताइए। चलिए बताइए जल्दी से, 3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद आगे चलूँगा। सौदा के फ़ारसी के उस्ताद कौन थे? ये तो जानते हैं कि फला शख्स ने सौदा के ताल्लुक़ से मशवरा दिया था, लेकिन ये बताइए कि सौदा के फ़ारसी के उस्ताद कौन थे? सब लोग बताइए। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये बताइए कि सौदा को किस जानवर से बड़ा दिली ताल्लुक़ था? सौदा को किस जानवर से बहुत दिली ताल्लुक़ था? ये बताइए कि सौदा ने जिन लोगों के हजवियात लिखी हैं उनमें किसका नाम नहीं है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से एक बताइएगा, एक ऑप्शन मैं अलग रखूँगा। सुन लिया आपने सवाल कि सौदा ने जिन लोगों के हजवियात लिखी हैं उनमें से इनमें कौन है जो नहीं है? मिसाल के तौर पर मिर्तकी मीर, मीर ज़ाहिद, गालिब, मिर्ज़ा फ़ाखिर मकी, क़यामुद्दीन कायम। बताइए, सवाल सुन लिया? गालिब नहीं है। चूँकि सौदा के हम असर गालिब नहीं है, जब हम असर नहीं है तो उनके लिए लाजिम था अगर उनसे पहले के कुछ होते, गालिब होते, तो लिखते उन पर। चूँकि गालिब उनके बाद में आए हैं तो लिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब ये बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की कसीदा निगारी। मैं आप लोग को मालूम है ना, मैं पढ़वाता हूँ। चलिए, आप में से कोई एक आदमी क़िरात कीजिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कोई एक आदमी पढ़िए जल्दी से। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की कसीदा निगारी। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का शुमार अहम क्लासिकी शायरों में होता है। उर्दू कसीदा निगारी में इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इनके जमाने को उर्दू शायरी के सुनहरे दौर से ताबीर किया जाता है। मिर्जा सौदा को अगरचे उर्दू गजल में कमाल हासिल था, लेकिन उनकी असली शोहरत और मकबूलियत का दारो मदार कसीदा निगारी पर है। सौदा के सामने उर्दू की इब्तिदाई कसीदों के मुकाबले फारसी के उम्दा कसाइद मौजूद थे। ऐसे में इनकी तबीयत पर फारसी कसाइद का असर पड़ना फितरी था। चुनांचा इन्होंने उर्फी और खाकानी की संगलाख जमीनों को अपनाया और बेहद कामयाब कसीदे लिखे। मिसाल के तौर पे अरफी बेहद कामयाब कसीदे लिखे। मिसाल के तौर पे उर्फी का मशहूर लामिया कसीदा है, चेहरा परवाज जहां रफ्त कशद चूं बमहल शब शोद नीम रुखो रोज शोद मुस्तकबिल। उर्दू के नुमाइंदा कसीदा निगार और मतन। इस जमीन और काफिया में सौदा ने भी तबा आजमाई की और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में अपना मशहूर कसीदा लिखा, जिसका मतला ये है, उठ गया बहन वदे का चमनिस्तान से अमल तेग उर्दी ने। उठ गया बहमन वदे का चमनिस्तान से अमल तेगे उर्दी ने क्या मुल्क खिजा मुस्तासिल। अरफी के अलावा अनवरी सही पढ़िए, सही नाम। उर्फी के अलावा अनवरी जो के हिजविया कसीदे का बादशाह समझा जाता है। ये गलत है। हजविया लफ्ज सही सीखिए, क्या लफ्ज है? हजविया कसीदे का बादशाह समझा जाता है। इसकी तकलीद में सौदा का हजविया कसीदा तज़हीके रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा खाकानी की जमीन में भी सौदा का बहुत मशहूर और कामयाब कसीदा मिलता है। निसार अश्क मन हर्षब शुक्रेज अस्त पिनहानी के हिम्मत राज ना शुइस्त बाजानु पेशानी खाकानी का शेर है। हुआ कुफ्र जब साबित वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। सौदा का ये शेर है कसीदे का।
हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। सौदा की इस कसीदे के मतला तशबीब और गुरेज में जिद्दतो नुदरत मिलती है, मगर कसीदे का नातिया हिस्सा कमजोर है। सौदा को अपनी कसीदा निगारी पर बड़ा नाज था। उर्फी व अनवरी, सादी और खाकानी वो अपने आप को रुतबे में कम नहीं समझते थे। इस बात का इससे छोड़ने की वजह से जुमला ही खत्म हो गया। देख कर इत्मीनान से फिर से पढ़िए। उर्फी व अनवरी, सादी व खाकानी, वो अपने आप को उर्फी व अनवरी, सादी और खाकानी से वो अपने आप को रुतबे में कम नहीं समझते थे। इस बात का इजहार अपने एक शेर में इस तरह करते हैं, अनवरी, सादी व खाकानी व मदाह तेरा, रुतबे शेरो सुखन में है चारों एक। सौदा ने अपने मुतअद्दिद कसीदों के मौज़ूआत। अब देखिए यहाँ सौदा के कह रहे हैं कि सौदा के ताल्लुक से इनकी खिदमत पर रोशनी डाली है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की कसीदा निगारी, इसमें जो कसीदा हमारे निसाब में दाखिल है वो उसका पहला मिसरा, पहला शेर यहाँ मौजूद है। हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी, इसको अभी हम क़िरत करेंगे। अभी थोड़ा इसको देख लें पहले। कह रहे हैं कि उर्दू कसीदा निगारी में उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर उर्दू कसीदे का ज़िक्र आए तो उर्दू कसीदे का सबसे बुलंद और तनावर नाम किसी को नाम दिया जा सकता है तो सौदा है। उसके बाद फिर ज़ौक़ का नाम आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उर्दू मिर्ज़ा सौदा को उर्दू गज़ल, अगरचे उर्दू गज़ल में कमाल हासिल था, लेकिन उनकी असल शोहरत और मकबूलियत का दारोमदार कसीदा निगारी पर। मिसाल के तौर पर मेरे सर की ही मिसाल ले लीजिए। कल आपने प्रोग्राम में देखा होगा, मैंने सर को दावत नहीं दिया था क्योंकि सर की जो मसरूफियत अभी है मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं सर। मैंने सर को नहीं कहा था आप मेरे प्रोग्राम में आइएगा। मैं सोच रहा था कहूँ नहीं कहूँ, कहीं नहीं कहूँ, लेकिन आपने देखा होगा जब गुफ्तगू करने लगे तो पता चल रहा कि जैसे हम उन्हीं को मेहमान बनाए थे, पहले से बता कर आए थे। आपने कल प्रोग्राम देखा। लेकिन सर की जो असल फील्ड है वो क्या है? शायरी है। सर की जो असल फील्ड क्या है? शायरी। आपने देखा होगा कैसी बारीक बारीक नुक्ते, किताबी बात नहीं। एक होती है कि किताबी बात में हम 2-4 नुक्ते पढ़ लिए, फिर उसी को हम 1 घंटा पेपर में दे दिए, 10 मिनट पेपर, फलानी है कहा, फलानी है कहा, वो बात नहीं थी। ये मैं बढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी बहैसियत तालिब इल्म, बहैसियत स्कॉलर वहाँ ज्वाइन थे, तो मैं बढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि एक इंसान के अंदर काफ़ी सलाहियत है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, लेकिन शोहरत किस में हो रही है अलग चीज़ है। बहुत से शुआरा ऐसे हैं जिनके 2-4 शेर ऐसे हैं जिसको भूल नहीं सकते हैं आप। एक ही शेर ऐसा है जिसको वजह से, जैसे फैज़ का देख लीजिए, 7-8 जो है कि उनके कितने नुस्खे हैं, कुल्लियात हैं, जो किताबें हैं अशार की, लेकिन हम लोग क्या है, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अदना भी इंसान जानता होगा कि ये उर्दू क्या है। शेर सुनेगा तुरंत उसका जहन किस जाए, फ़ौरन फैज़ अहमद फैज़। तो ये इस कदर मारूफ है, मशहूर है। इसी कदर कल ही की मिसाल ले लीजिए, कफ़न अफसाना इस कदर मारूफ है कि सर ने क्या कहा था कि वर्ल्ड लिटरेचर में ये मास्टरपीस है। इन्हें दुनियाए अदब में उसका नाम जो है नुमाया तौर पर लिया जा रहा है। तो हालांकि देख लीजिए, कफ़न एक अफसाना है 4 सफ़े का, बड़ा पेज आप लेंगे 4 से 5 सफ़ा, लेकिन इसके अलावा 10 से ज़्यादा नावल तो प्रेमचंद के हैं, मशहूर मगौदान और दीगर हैं। लेकिन शोहरत किसकी वजह से हो गई? कफ़न। तो यही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि मिर्ज़ा सौदा को अगरचे उर्दू गज़ल में कमाल था, लेकिन शोहरत किस में हुई? कसीदा निगारी में। तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। शोहरत होना और कमाल होना, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जानना, दोनों 2 चीज़ है। आगे सौदा के सामने उर्दू के इब्तदाई कसीदों के मुकाबले फ़ारसी के उम्दा कसायद मौजूद थे, क्योंकि जिस ज़माने में इन्होंने शुरू की थी उस ज़माने में फ़ारसी कसायद थे। ऐसे में उनकी तबीयत पर फ़ारसी कसायद का असर पड़ना फितरी था। इंसान जिस माहौल में रहता है और जिस आबो हवा में रहता है उसके असर पड़ना फितरी है। चुनांच उन्होंने उर्फ़ी और खाकाने की संगलाख ज़मीनों को अपनाया और बेहद कामयाब है ना, कामयाब। वो कामयाब अलग है और कामयाब अलग है। कामयाब कहते हैं कामयाब हो जाना, और कामयाब जिसके नुस्खे कम हैं, कम पाए जाने वाली चीज़। तो बेहद कामयाब कसीदे लिखे। मिसाल के तौर पर उर्फ़ी
का मशहूर कसीदा, लामिया कसीदा। आपने देखा होगा आखिर का जो लफ्ज़ है, आखिर का लफ्ज़ को क्या करना है, उसको रदीफ़ कहते हैं या काफ़िया कहते हैं, बताइए। ये जो मुस्तकबिल में है, मुस्तकबिल है, इसका जो लाम है या मुस्तकबिल है, इसको क्या कहते हैं, ये बताइए। पहले एक सवाल है ये, रदीफ़ कहते हैं या काफ़िया कहते हैं? रदीफ़। तो इस रदीफ़ का जो लाम है आखिर का, कल तो क्लास अधूरी रह गई थी, परसों वाली क्लास में आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि लामिया क्या है, राइया क्या है, बाया कसीदा क्या है, अलिफ कसीदा क्या है। तो जिस हर्फ जो कसीदा ख़त्म होता है उसको क्या कहते हैं, उसी का नाम दे देते हैं लामिया कसीदा। ठीक है, उसको देख लीजिए। इसी तरह ये सवाल आया हुआ है, इस तरह ये सवाल ये सवाल आया हुआ है, उठ गया बहमन वदे का चमनिस्तान से अमल। अच्छा, ये भी एक सवाल आया, वो बहमन व वदे क्या है? ये दोनों किस चीज़ का नाम है? किसी शहर का नाम है, किसी महीने का नाम है, क्या है? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है ये सवाल? तैग उर्दी ने किया मुल्क से ख़िज़ा मुस्तासिल, नहीं मालूम है किसी को? महीने का नाम है। ब्यूटी रोज़ का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि महीने का नाम है। अच्छा ये बताइए जब खेज़ा, वो सही कहा, महीने का नाम है। जब खेज़ा का जिक्र आ रहा है तो ये खेज़ा का जो अभी क्या है, बरसात का मौसम है, तो बारिश का ताल्लुक़ है, तो बारिश का ताल्लुक़ पानी से है, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, शहर का नाम नहीं हो सकता है, खाने की चीज़ का नाम नहीं हो सकता। इस तरह हम दिमाग लगाएंगे करीब पहुंचने के लिए, किसी मुश्किल इबारत को समझने के लिए। तो यहाँ ख़िज़ा की बात हो रही, मुस्तासिल कहते हैं जड़ से उखाड़ देना, किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ देने को कहते हैं। ठीक है, ये 2 महीने का नाम है। अच्छा, ये 2 महीना किस ज़ुबान के महीने का नाम है, ये बता दीजिएगा। ब्यूटी रोज़ नाम से जो ज्वाइन किए हैं या जिन्होंने बताया है, ये 2 जो महीना है किस अरबी का है, फ़ारसी का है, तुर्की का है, किस ज़ुबान का है, बता सकते हैं? ईरानी, फ़ारसी हो सकता है। ये आफरीन आलिया हो सकता है वाला जवाब हमें नहीं देना चाहिए। ईरानी जवाब दिया, ईरानी। ठीक है, आगे आ जाइए आप। अब देखिए यहाँ खाकानी का शेर दिया है, यहाँ हमसे ये जो मिसरा है, ये जो शेर है, ये हमारे निसाब में दाखिल, अभी हम पढ़ेंगे। हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। जवाब बताया था ना, ईरानी, आपने देखा नहीं? ईरानी सुनिए, ईरानी। ठीक है, चलिए, ये बात है। अब यहाँ देखिए कुछ अक़वाल हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। करें कि सौदा ने अपने मुतअद्दिद या मुतअद्दद भी पढ़ते हैं, उर्दू में लोग मुतअद्दिद पढ़ते हैं, कसीदों के मौज़ूआत फ़ारसी से मुस्तआर लिए हैं, ताहम उनके कसायद ने बयान की वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं जो कसीदे के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं। यही वजह है कि उर्दू शायरी में सौदा के कसीदों को मुनफरिद मकाम हासिल है। सौदा के यहाँ दुनियावी ममदूही की तादाद कसरत से मिलती है। ममदूहीन समझते हैं, बादशाह उमरा, जो बड़े लोग होते हैं जिनकी तारीफ़ की जाती है। यही वजह है कि उनके यहाँ मजहबी शख्सियात के अलावा उमरा और रुआसा के शान में मुतअद्दिद कसायद मिलते हैं। बाज हज़ुबिया कसायद भी हैं। कुछ कसीदे ऐसे भी हैं जो वाक़याती नौइयत के हैं। इन कसीदों में सौदा ने अपने अहद की तारीख़ और मुआशरती हालात को कलमबंद किया है। उन्होंने बसंत खान, आसिफुद्दौला, इमादुल मुल्क, सैफुद्दौला, सुरूरुद्दौला, सरवरुद्दौला, हसन रज़ा खान और रिचर्ड जॉनसन जैसे साहब इक़्तिदार शख्सियात की मदह में कसीदे कहें। अब एक नाम देखिए, सारे नाम उर्दू फ़ारसी के हैं, लेकिन एक नाम अंग्रेज़ नाम है, इसको याद रखिएगा, कभी भी सवाल आ सकता है कि रिचर्ड जॉनसन पर किसने कसीदा लिखा, ज़ौक़ ने, गालिब ने, सौदा ने, मीर ने, कभी भी सवाल आ सकता है। तो किसने लिखा है, जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए ना कि सौदा ने इन पर लिखा, इस पर याद हो जाएगा आपको। चलिए अब देखिए, माइक बंद कीजिए, माइक नहीं खोलना है बीच बीच में, माइक खोलना है आखिर में। अब देखिए कि फिर माइक, अंजुम माइक बंद कीजिए। अब देखिए इनके ताल्लुक, माइक बंद कीजिए अंजुम,
अब इनके ताल्लुक से कुछ अक़वाल उसको देखिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में सौदा के कसीदों पर इजहार ख्याल करते हुए लिखा। क्या लिखा है ये देखिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है, किस किताब में, आब हयात में है। ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। और आगे देखिए, कह रहे हैं कि पस अव्वल कसायद का कहना, फिर इस धूमधाम से आला दर्जाए फसाहत व बलागत पर पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। वह इस मैदान में फ़ारसी के नामी शहसवारों के साथ ऐनान दर ऐनान ही नहीं गए, बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए। इनके कलाम का ज़ोर व शोर अनवरी और ख़ाकानी को दबाता और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी व ज़हूरी को शर्माता है। अब ये सवाल बताइए, सवाल ये बना हुआ है, इम्तिहान में आया हुआ है कि किसका कौल है सौदा के ताल्लुक से, बताइए। अभी बताया मैंने आपको किसका कौल है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। और एक चीज़ और है, यही सवाल बार बार माइक मत खोलिए, मना किया है ना खोलने से। मत खोलिए प्लीज़। अब देखिए, यही सवाल पलट कर आता है, पलट कर आ जाएगा। ये बताइए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस अदीब के बारे में ये बात कही है। उसमें ऑप्शन हो जाएगा सौदा, खाकानी, गालिब, मीर, यही सवाल पलट कर आ जाएगा। तो सौदा के बारे में कहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए कुछ अलग अलग फिर वही बात शुरू हो रहे हैं। ये तो आप जानते हैं, मैंने दरसुखन को दिया संग संग ढंग, था वरना इस रकम में कब इस रंग रंग ढंग, ठीक है। किस किताब में, आब हयात में है, आब हयात में, ठीक है। यहाँ आइए, अब अक़वाल की तरफ चलते हैं। अब उसमें नहीं जाएंगे, तशबीह वगैरह बहुत तफसील से आपको पढ़ा चुके हैं। ये देखिए तशबीह के बारे में, सौदा के तशबीह के बारे में एक कौल है। ख़याल की नुदरत, बयान की जिद्दत और ज़ुबान की शगुफ्तगी व बरजस्तगी मतला में न हो तो वह कामयाब नहीं समझा जाता। तशबीह के बारे में ये कौल किस अदीब का है, चलिए बताइए। शेख चांद का है। किसका है, लिख लीजिएगा कापी में। किस अदीब ने तशबीह के बारे में ये बात कही है कि ख़याल की नुदरत, बयान की जिद्दत और ज़ुबान की शगुफ्तगी व बरजस्तगी मतला में ना हो तो वह कामयाब नहीं समझा जाता। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए। क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो इम्तिहान में सिलेबस में दिया गया, वरना पढ़ने के लिए बहुत सारा है, ठीक है। अब चलिए, टाइम कम बचा है, हम आपको जो कसीदा पढ़ना है उसकी तरफ लेकर चलते हैं। इसको हम स्टॉप करते हैं ताकि उसकी क़िरात हो जाए, उसकी क़िरात कर लिया जाए, बाकी उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर क़िरात कर ली जाए, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सिलेबस में हमारे यहाँ दाखिल है। ये किताब सबके पास होगी मेरे ख्याल से, ज़िया उर्दू सबके पास है। आपके पास किसी के पास नहीं होगी किताब तो हमको मैसेज कीजिएगा या ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं इसका PDF भेज दूंगा, ठीक है। किसी के पास भी नहीं हो तो आप मैसेज कीजिएगा, PDF में भेज दूंगा। चूँकि ये एक जगह मौजूद है, नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमको मैसेज कीजिएगा, मैं इसका PDF भेज दूंगा। इसको हम रीडिंग कर लेते हैं, फिर कल समझेंगे इसको, ठीक है। आइए यहाँ सब, ठीक है, मैं भेज दूंगा। अब ये देखिए, कह रहे हैं कि हुआ जब कुफ्र साबित हुआ तमगाए मुसलमानी। अब देखिए किताब पर देखिए, करें कसीदा दर लुग़त हज़रत सय्यदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता ये चला कि एक कसीदा क्या है, नातिया कसीदा है। ये कसीदा क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, हजविया है, नातिया है, शख्सिया है, क्या है, इसको नाम देंगे नातिया कसीदा है। इसको याद रखिएगा, नातिया कसीदा। अब देखिए पढ़ते हैं इसको देखिए, पढ़िए, जहाँ समझ में नहीं आया कोशिश कीजिए, फिर उस पर बात करेंगे। करें कि हुआ जब कुफ्र साबित वह तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह है सुलेमानी। हुनर पैदा कर अव्वल तर्क कीजियो तब लिबास अपना, नाजिया बोला ना मैं भेज दूंगा,
आपने मैसेज किया, मैं अब सुनिए इसको, नहीं है तो सुनिए, अब क्लास सुनिए। हुनर पैदा कर अव्वल, तर्क कीजियो तब लिबास अपना, नहू जो तैग भी जौहर दिगर ना नंग उरियानी। कहीं कहीं इसमें आगे पीछे भी है, इसको मिलाते रहिएगा। फराहम जर का करना बाइसी अंदोह दिल हुए, नहीं कुछ जमा से गुंचा को हासिले जुज परेशानी। खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की, न झाड़े आस्तीने कह कशा शाहों की पेशानी। उरूजे दस्त हिम्मत को नहीं है कद्र बेशो कम, सदा खुर्शीद की जग पर मसावी है ज़र अफशानी। करे है कुल फतेह अय्याम ज़ाए कद मर्दों की, हुई जब तैग जंग आलूदा कम जाती है पहचानी। इसको समझा जाए, आइए। हुआ जब कुफ्र साबित, बिल्कुल आसान है। तमगा कहते हैं एजाज़ और इनाम को। तमगा मिला है, बहुत तुमको तमगा मिल जाएगा, बहुत कूद रहे हो, बोलते हैं ना, अरे बड़ा कूद रहे थे तुमको तमगा मिल गया। तमगा कहते हैं एजाज़ और इनाम को, ठीक। जुन्नार, जुन्नार आप देखते हैं ब्राह्मण लोगों को, जो ये पहनते हैं सर, तस्बीह होती माला एक तरह की। हाँ वही वो जो इसके एक मिसाल ये भी है, जो क्या नाम उसको, ब्राह्मण लोग, ये हमारे कई दोस्त अहबाब हॉस्टल में हैं, जो वो गले से लेकर पहनते हैं, वो ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं, सुषमा है उसको जनेऊ कहते हैं। जनेवा, गुड, सनान से ही बताया, जनेवा। पंडित लोग जो आला ख़ानदान के होते हैं, ठीक है, ये जुन्नार उसको भी कहते हैं, ठीक है। और माने में भी इस्तेमाल होगा, लेकिन सिर्फ उसी को नहीं कहते। देखिए बात में जो कर उस पर गौर कीजिए, उसको भी कहते हैं, ठीक है। जुन्नार तस्बीह सुलह, इसको समझ गए, आगे फिर तरीके। हुनर पैदा कर, ये बहुत अच्छा है। हुनर पैदा कर अव्वल, हुनर पैदा, वही हुनर, सलाहियत, काबिलियत। तर्क कीजिए तब लेबासन अपना। कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हम टाई लगा लें, शेरवानी पहन लें, तो शेरवानी जब पहनता है इंसान तो इसको लगता है, एक तो शादी वाली शेरवानी नहीं है, अलीगढ़ वाली शेरवानी मैं कह रहा हूँ, तो लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लगता है ना। मेरा तो मुशाहदा है, मैं अभी बताऊँगा आखिर में। मैं एक सफ़र में तो इतना ख़तरनाक मुशाहदा मैं सोच भी नहीं सकता था। तो कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का लिबास ओढ़ना है या शराफत का लिबास ओढ़ना है, तो पहले अपना शराफत पैदा कर लीजिए। करे हुनर पैदा कर अव्वल, तर्क कीजिए तब लिबास अपना। साफ है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नहू जो तैग भी जौहर, नहू मतलब नहीं, नहीं है जो, उस ज़माने में नहू लिखते थे। नहू जो तैग, तैग कहते हैं तलवार को, आले हरबो जंग को कहते हैं, तलवार हथियार। बी जौहर दिगरना नंग उरियानी, कह रहे हैं कि अगर तलवार तेज़ न हो, काटने की सलाहियत न हो, चाहे उसको खुले में रखें आप, मयान से बाहर रखें, फिर भी उसको कोई नहीं पहचानेगा। उसकी जौहर, अगर उसमें जौहर नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो उसको आप जो है कि नयाम से बाहर भी रखें तो कोई कदर कीमत नहीं है। आ गया जी। फराहम ज़र का करना, ज़र कहते हैं दौलत को। ज़र आप सुने होंगे, ज़र ज़मीन, ज़र ज़मीन जन, ये तीन चीज़ बहुत मशहूर है दुनिया में। फराहम ज़र का करना बाइसे अंदोह दिल हुए, कह रहे हैं कि एक नसीहत कर रहे हैं, आप सुनिए को, कह रहे हैं कि दौलत का जमा कर, फराहम करना, जमा करना, दौलत का जमा करना एक तरह से दिल के अंदर तकलीफ़ पैदा करती है। आपके पास पैसा हो तो हर आदमी आपसे मांगेंगे, आप नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो आपको टेंशन होगा कि नहीं, पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा, वो हमसे बात करना छोड़ देंगे, घर आना छोड़ देंगे। आप देखते होंगे शादी ब्याह के टाइम पर, आप तो खाला नहीं आएंगी, खाला आएंगे तो फूफी नहीं आएंगी, फूफी आएंगे तो अमीर उठ जाएंगी, अमीर उठ जाएंगे तो अब्बू उठ जाएंगे। ये चलता है सिलसिला। ये क्यों होता है? ये सब पैसे के लिए होता है। वो हमारा तरफ बोलते हैं ना, एक कपड़ा लेते हैं लड़की वालों, तसरूफी जानते हैं आप लोग? अंजुम का बेटा बोल रहा है, हाँ, तसरूफी जानते हैं? हमारे तसरूफी बोलते हैं। जो देखने जाते हैं ना, तो 15 लोगों को कपड़ा मिलता है, फिर 10 से 15 लोगों को कपड़ा मिलता है। तशरीफ़ी, हाँ, उसको हमारे ज़ुबान में भोजपुरी में तसरूफी बोलते हैं, हमारे जिस इलाके में है। चूँकि जब इतने अच्छे से बोलेंगे तो फिर ज़ुबान ही क्या रह जाएगी, तो फिर अदम आ जाएगा ना। तो उसमें क्या होता है, किसी को कुछ ख़राब क्या मतलब कपड़ा बदला गया तो उसमें भी नाराज़गी हो जाती है। तो इसको समझिए आप।
फराहम ज़र का करना बाइस अंदोह दिल हुए, बहुत ज़्यादा दौलत आ जाएगी तो हमेशा तकलीफ रहेगी, टेंशन रहेगा, किसको दें नहीं दें, दे दें तो लौटाया नहीं। आगे आइए, नहीं कुछ जमा से गुंचा को हासिल जुज परेशानी। गुंचा किसको जानते हैं आप? आपके यहाँ आप जहाँ पढ़ते हैं या आपके घर से करीब में कोई फुलवारी है, या आप देखे होंगे, मुशाहदा किए होंगे। गुंचा जो फूलों की छोटी शक्ल होती है, या उसको फूल की कली, मुस्कान परवीन का ठीक है, फूल की कली, जब उसको आप जमा करने जाएंगे ना, जब उसको छुएंगे ना, तो उसमें एक धब्बा आ जाएगा, और उसमें वो खूबसूरती, वो खिंचावट नहीं बाकी रह जाएगी। हालांकि आप उससे खुशी हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे छुएंगे मुरझाहट आ जाएगी। तो वही कारण नहीं कुछ जमा से, जमा मतलब जमा करना, जब हाथ लगाएंगे मुरझा जाएगी। गुंचा को हासिल जुज़्व परेशानी, परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। अब ये देखिए, करें खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की। जो लोग बाइज़्ज़त हैं, इज़्ज़तुन नफ्स के मालिक हैं, और जो है कि सच्चे हैं, वो किसी दौलतमंद सरवतमंद इंसान के आगे पीछे नहीं करते हैं, खुशामद नहीं करते हैं, दिन भर आगे पीछे नहीं करते हैं, चापलूसी नहीं करते हैं। न झाड़े आस्तीने कह कशा शाहों की पेशानी। कह रहे हैं इसका मतलब भी वही है, तमल्लुक पसंदी। न झाड़े आस्तीन, दो लोग आली तबीयत हैं, वह किसी शाहों की पेशानी नहीं झाड़ते हैं, 24 घंटा उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। अब आइए, करे उरूजे दस्त हिम्मत को नहीं ये कद्र बेशो कम। उरूजे दस्त हिम्मत को कहते हैं साहिब सरवत को, उरूज कहते हैं बुलंदी को, दस्त कहते हैं, दस्त मुराद यहाँ इख्तियारा है ताकत, साहिब दौलत, साहिब मनसब। उरूजे दस्त हिम्मत को नहीं ये कद्र बेशो कम, बेश और कमी की किसी को कद्र नहीं होती है। जो साहिब दौलत उनको कुछ होता है, कुछ परेशानी नहीं, अरे 10,000 फेंक दो, खाना आधा खाया होटल में छोड़ दिया, यही ना होता है। गांव में देखिए, नीचे बैठा कर खिलाते हैं, भोज पत्ता पर खिलाते हैं, एक एक दाना साफ करवाते हैं। शहर में चले जाइए, 10,000 खाना ऑर्डर किया, थोड़ा सा खाया, अरे तबीयत नहीं लग रही, छोड़ दिए। तो उनको कम बेश क्या फ़र्क पड़ता है। सदा खुर्शीद की जग पर मसावी है जरफशाने। किसी से मिसाल दिए, जैसे सूरज की जो शुआएँ हैं जग पर यानी दुनिया पर हमेशा बिखेर रही हैं उसकी शुआएँ, इसी तरह जो साहिब दौलत हैं, साहिब मनसब, उनको इस सब की कोई परवाह नहीं है। अब आइए, करे है कुल फतेह अय्याम ज़ाए कद मर्दों की। मुसीबत के जो अय्याम होते हैं ना, वो सबों की हालत बिगाड़ देती है, सबों की हालत बिगाड़ देती है। ज़ाए कहते ख़राब कर देना। करे है कुल्फ़त अय्याम, कुल्फ़त अय्याम मुसीबत के दिन, करे है कुल्फ़त अय्याम ज़ाए कद मर्दों की, कद्र मर्दों की, या ज़ाए कद मर्दों की। कद कहते हैं इज्जत, आपका इकबाल बुलंद हो, दुआ देते हैं ना, अब्बू का इकबाल बुलंद हो, जनाब का इकबाल बुलंद हो, जब आपका कद ऊंचा हो, यानी आपकी इज्जत और मर्तबत आगे बढ़े। जब मुसीबत पड़ती है तो इंसान की सारी हेकड़ी निकल जाती है। हुई जब तैग जंग आलूदा कम जाती है पहचानी। वो तलवार या वो चीज़, यहाँ तलवार ही ले लीजिए, तय का मतलब तलवार अगर जंग आलूद हो जाए तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं, कम जाती है पहचानी मतलब उसकी कोई कदर कीमत नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आप लोगों को किरत करके आनी है। यहाँ कम से कम यहाँ तक पढ़कर आइए कल ज़रूर, यहाँ तक कल ज़रूर पढ़कर आइए, इसके बाद इतना पढ़ा देंगे, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, दोनों पढ़कर आइए फिर से, लेकिन आपको ये नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ रहे हैं 3-4 मरतबा, तब जाके आपके दिमाग में घुसेगा इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका माना क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इसको पढ़िएगा फिर पूछिएगा, अभी तुरंत मत पूछिए, इसका मतलब बता दीजिए। अभी एक मत, आपके पास 24 घंटे